ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, सदन के भीतर और बाहर जोरदार हंगामा। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। छात्रवृत्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भरी हुंकार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर सियासत गर्म। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। कहा, विदेशी आक्रमणकारी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना गलत। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन रेट पर साई सरकार का यूटर्न। बढ़ोतरी से जुड़े कई आदेश वापस, नई प्रक्रिया शुरू। साई सरकार ने नए सुझाव और शिकायतें आमंत्रित की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर बोला तीखा हमला। महाराष्ट्र के नासिक में 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। ओवरटेक करते समय कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा कार्य दिवस हंगामे के साथ शुरू हुआ। इस दौरान सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने छात्रवृत्ति को लेकर कुछ समय बाद ही शोरगुल करना शुरू कर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य विधायकों ने पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। लेकिन हम जब दौरा में थे 5 जिला का, तो वहाँ ST/SC का छात्रवृत्ति मिल चुका था, OBC के छात्र छात्राओं को नहीं मिला था, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि उन वर्गों को भी मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से छात्रवृत्ति तो एक प्रक्रिया के तहत है, जो उसका अधिकार बनता है, उसका हर हाल में छात्रवृत्ति मिलना चाहिए और सरकार इस पर चिंतित है और बहुत जल्द छात्रवृत्ति मिलेगी। ये 5 वर्षों के दरमियान हो रहे चुनाव रेफरेंडम की भूमिका निभाते हैं। घाटशिला के चुनाव ने रेफरेंडम की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की इन कट दलीलों पर नहीं है। और मैं पुनः दोहराकर कहता हूं कि जो मुद्दे जनता को नहीं छूते हैं, उनमें ही पिछला 5 साल इन लोगों ने निकाला है और इस बार भी ये वही गलती कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि 29 का चुनाव भी इनके लिए बड़ा सबक होगा। एक मिनट सर, गोवा में जो घटना घटी, निश्चित तौर पर ये देश को दहला के रख दिया। गोवा में लाखों लाख नीचे टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की घटना निश्चित तौर पर मर्माहत कर दी है। वहाँ की सरकार से मैंने मांग किया है कि जितने लोग जाते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दें और जिसकी लापरवाही से चूक हुआ है उस पर कठोर कार्रवाई करें। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन के समापन से पहले संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रवृत्ति में देरी और किसानों को धान बिचौलियों को कम दाम पर बेचने की मजबूरी का मुद्दा उठाते हुए तत्काल चर्चा की मांग की, जिसे लेकर हमारी संवाददाता तृप्ति ने उनसे सवाल भी किए। सत्र का आज दूसरा दिन था जो काफी हंगामेदार रहा। हमारे बीच इस वक्त है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उनसे जानेंगे क्या कहना है उनका। लगातार आपने छात्रवृत्ति को लेकर आवाज उठाई है सर, और धान खरीद को लेकर भी मांगी आपने की। क्या कहना है आपका आज सदन में जो आपने मांगी? बताओ, कोई गलत तो नहीं किए हैं आप ही लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं किए हैं, बस चला दो, अच्छी बात है। हमने आपके इतने बोलने के बाद किस तरीके का असर हुआ? एक
आपसे क्या कहेगा? अब असर देख रहे हैं, अगले दिन की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे आप? अब कल देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि लगातार विपक्ष की आवाज जो बुलंद थी सदन में और सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जोरदार हमला किया। इसी के साथ साथ छात्रवृत्ति और धान खरीद का मामला सबसे ज्यादा इस वक्त विपक्ष ने आज उठाया है। इसके साथ आज जो 7,721.25 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था, इस पर भी मुहर लगाई गई। आज के कार्रवाई में, अगले दिन की कार्रवाई में जो कुछ होगा ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राज्य से नमस्कार। झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी को मिलने वाली छात्रवृत्ति में हो रही देरी को लेकर सदन में आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष द्वारा जोरदार हंगामा हुआ, जिस पर कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने एपीएन न्यूज की टीम से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। हमारे बीच इस वक्त मौजूद है कांके विधायक सुरेश बैठा जी। आइए जानते हैं आज जो सदन में कार्रवाई विपक्ष की मांगों पर, सीधा हम जानेंगे इसे। छात्रवृत्ति को लेकर काफी ज्यादा दबाव विपक्ष बनाती हुई नजर आई, क्या पहल होगी सरकार की इस पर? देखिए 25-26 की राशि जो केंद्र सरकार से दी जाती है वो राशि अब तक केंद्र सरकार ने नहीं भेजा, जिस वजह से विलम्ब हो रहा है। छात्रों ने विधानसभा मार्च भी निकाला था, लेकिन सरकार निश्चित रूप से चाहे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी की बात हो, जो छात्रवृत्ति दी जाती रही है उसको निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें हड़बड़ाने से नहीं होगा। यही लोग कहते थे कि मैया सम्मान योजना जो बंद हो जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सबों को पैसा भी मिल रहा है ना। इसलिए ये डिस्टर्ब करने काम कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। इस संसदीय व्यवस्था में जो है ये लोग कुव्यवस्था कायम कर रहे हैं। आज की जो कैबिनेट बैठक होने वाली है वहाँ क्या चर्चा होगी? पेशा नियमावली को लेकर जो मंजूरी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, आज की बैठक में क्या? मैं शुरू से पक्षधर हूँ इस मामले में। पेशा एक्ट कानून लागू हो जाने से जो भी ग्राम का जो स्वशासन व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी, जिसमें जो भी हमारे गांव घर के मिलर्स है, जो भी संपदा है, उस संपदा पर नियंत्रण ग्राम प्रधान का होगा। और जो औने पौने दाम में लोग ले जाते हैं या बिना सिस्टम में रख के चोरी कर लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। गांव की निगरानी होगी, तो हमको नहीं लगता है कि ये गांव के व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। निश्चित रूप से पेशा एक्ट लागू होना चाहिए, जो 1996 में बना है, जो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी ने बनाई थी, और बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी ने इसको लाया था, और इसको लागू हर हाल में हमारी सरकार करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेशा कानून पेशा नियमावली को लागू करने को लेकर जो दबाव झारखंड हाईकोर्ट ने बनाया सरकार पर, इसके बाद कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने को लेकर चर्चा जो हो रही थी, इस पर पहले ही हमारे विधायक जो हैं कांके के, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस नियमावली को लागू करना ही चाहिए, और वो उनके पक्ष में, यानी कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष जाहिर किया गया है। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज में तृप्ति राज्य से नमस्कार। बोकारो जिले के चीराचा स्थित रेनबो स्कूल के बगल में लगभग 7 एकड़ जमीन का विवाद सामने आया है, जिसमें करीब 62 रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा ली गई जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से तंग आकर बुजुर्ग 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। वहीं इसी मामले पर स्थानीय धनबाद सांसद डुल्लू महतो से जब बोकारो परिसदन में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वो गलत नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे सोरेन परिवार हो या कोई और, अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। धरने पर बैठे बुजुर्गों का कहना है कि इस जमीन तो हमने जगत राय नामक व्यक्ति से लिया था, और इस जमीन का हमारे पास सारे कागजात भी हैं, फिर भी जिला प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। और इस मामले के संदर्भ से हमने 3 महीने पहले जिला उपायुक्त को भी आवेदन दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इस पर जांच कराई जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बताया बगल में मंगलम सिटी का भूमाफिया जलेश्वर साव है, उसके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश में है। पूरे हावी है, माफिया पूरा हावी है। अभी काला पत्थर में एक गरीब आदमी की जमीन घेर लिया है, और उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। उसमें ऐसा बात नहीं, प्रशासन के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी पूरे स्थिति को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं गलत काम में, हर गलत काम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रशासन के लोग भी है जो उसमें शामिल है ही, मिलेगा ही। नेता तो है ही, कुछ नेता भी है, कुछ प्रशासन के लोग भी है, और सारे लोग भी है।
कुछ लोग हैं। लोगों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा जो काम है, जो कर्तव्य है, जो हमारा मुखर होकर बोलने का जो शुरू से ही हमारा काम है, वो हम करेंगे। बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। उस तरह का वो स्थिति नहीं आने देंगे। उसके लिए अगर हमें रोड पर भी आना पड़ेगा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप उन लोगों के जाएंगे तो आप उनके निश्चित तो पाएंगे, एकदम उनके गलत नहीं होने देंगे। चाहे सोरेन परिवार हो या कोई परिवार हो, गलत अगर किसी पर कोई करेगा वो कभी नहीं होने देंगे। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के पूर्व नेता द्वारा बाबरी मस्जिद के नाम पर शिलान्यास किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पूरे विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कड़ा बयान देते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए चौबे ने कहा कि उन्हें मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास करना देश की सनातन संस्कृति का अपमान है, जिसे हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अश्विनी चौबे ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी ने अपने विवादित नेता को केवल दिखावे के तौर पर पार्टी से निकाला है, जबकि वास्तविक कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लगातार बढ़ रही अराजकता और सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की जरूरत महसूस होती है। इस देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, कोई आक्रमणकारियों के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगा। किसका मजाल कि इस देश में बाबरी मस्जिद फिर से बन जाए? केंद्र सरकार एक्शन कभी नहीं बनेगा। निश्चित रूप में केंद्र सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री से, कि जिस प्रकार से सह दिया जा रहा है बंगाल की सरकार से, अविलंब बंगाल की सरकार को भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लागू हो, अन्यथा इस देश को फिर से कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी ये मैं नहीं बता सकता। जैसे 500 वर्षों तक कितने लोग कुर्बान हो गए रामलला के, हमारे जैसे हजारों लोगों की हड्डियां टूटी और कई लोग शहीद हो गए। मैं फिर से एहसास दिलाना चाहता हूं अपनी सरकार को कि अविलंब देर ना करते हुए इस पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए और इनको शिक्षों में बंद किया जाए। मोकामा थाना चौक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने फूल मालाओं और जयकारों के साथ उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। विजय कुमार सिन्हा के आगमन से पूरा थाना चौक उत्साह से भर उठा। कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और नारों के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। मौके पर कई स्थानीय नेता और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि मोकामा की जनता का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें ऊर्जा देता है। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि उप मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। पूरे आयोजन में सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए थे और पुलिस टीम मुस्तैद थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संकल्प और विकास की रफ्तार को आपने आशीर्वाद दिया है और हर बिहारी गौरवान्वित हो। बिहारियों का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का यह जनादेश लोकतंत्र की जननी की भूमि पर हर बिहारी ने देकर देश को एक मिसाल पेश किया है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। आप सबों का हृदय से पुनः आभार। सुपौल शहर के पिपरा रोड स्थित बस स्टैंड के समीप शहनाई रिजॉर्ट में जेडीयू की ओर से नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्री का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले भर से हजारों की संख्या में जेडीयू नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सुपौल विधानसभा से लगातार 9वीं बार जीत दर्ज कर मंत्री बने विजेंद्र प्रसाद यादव, निर्मली विधानसभा से लगातार 7वीं बार विजयी अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा विधानसभा से लगातार दूसरी बार चुने गए रामविलास कामत तथा त्रिवेणीगंज से पहली बार विधायक बनी सोनम रानी सरदार का फूल माला और अंगवस्त्र से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर
2020 और 2025 दोनों चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों को विजय दिलाने में सहयोग के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं पिपरा के विधायक रामविलास कामत ने कहा कि विकास की बात सुपौल हाउस से पारित होकर सीएम हाउस जाती है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रति विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। इसके बाद निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव और त्रिवेणीगंज विधायिका सोनम रानी सरदार ने भी अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का समापन जेडीयू नेता हरिकांत झा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। नवनिर्वाचित विधायक है त्रिवेणीगंज, बाकी 3 तो हम लोग पुराने ही हैं, लगातार जीतते रहे हैं। माननीय विधायिका त्रिवेणीगंज जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका मैं सम्मान करता हूं, और बाकी भी 2 विधायक जो हैं उसका भी सम्मान करता हूं कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किया, जनता का अटूट विश्वास और पार्टी के साथियों के सहयोग और मेहनत के चलते भारी मतों की विजय प्राप्त हुई। ये बड़े गौरव का विषय है। नेपाल की सीमा पर अवस्थित गरीबी के मामले में इतना गरीब इलाका, फिर भी आपके मेहनत से यहाँ की जनता के आशीर्वाद से 100% सीट पिछले 20 में भी मिला था और 25 में भी मिला, बल्कि 20 में तो बिहार में नालंदा जिला में भी एक सुधार गए थे हम लोग, सुपौल जिला रिकॉर्ड कायम किया था। इस बार कुछ और जिले भी जुड़े गए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बधाई, धन्यवाद। मोतिहारी पुलिस ने नारकोटिक्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। रक्सौल कस्टम के पास से चरस सहित मेघराज समेत 6 नारकोटिक्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक थार गाड़ी और एक बाइक भी जब्त की है। तस्कर नेपाल से चरस लेकर राजस्थान जा रहे थे। मेघराज की नेपाल में फैक्ट्री भी है और नेपाल के अधिकारियों से उसकी साठगांठ होने के भी सबूत मिले हैं। गिरफ्तार तस्करों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नेपाल और मोतिहारी के कुल 6 लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आज भोपाल में सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम साय ने कहा कि दोनों राज्यों के आपसी सहयोग और विकास के विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। मिलकर हम दोनों प्रदेशों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण आदेशों को वापस ले लिया है। ये फैसला जनता की आपत्तियों और मिल रही प्रतिक्रियाओं के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार ने साथ ही नए सुझाव और शिकायतें भी आमंत्रित की हैं, जिन्हें 31 दिसंबर तक भेजा जा सकता है। सरकार ने जिन नियमों में बदलाव किया है उनमें नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर के इंक्रीमेंटल आधार पर गाइडलाइन तय करने वाला आदेश रद्द है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के आगे और पीछे एक समान दर लागू करने वाला आदेश भी वापस हुआ है। बहुमंजिला इमारतों में सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारण का आदेश भी रद्द किया गया। इन सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा, 2017 से रजिस्ट्री दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन यदि इससे जनता को कष्ट होता है तो हम अवश्य बदलाव करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए आदेशों की पुनर्समीक्षा की जा रही है। वहीं गाइडलाइन दरों पर यू टर्न को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जनता की पॉलिसी इस सरकार को समझ ही नहीं आती। नोटबंदी से किसे लाभ हुआ? बिजली बिल बढ़ोतरी से किसे लाभ हुआ? गाइडलाइन दर बढ़ाई और अब वापस ले ली। ये सरकार की नीतिगत अस्थिरता दिखती है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार बिना योजना और जनहित को समझे फैसले ले रही है तथा बाद में जनता के दबाव में वापस लेने को मजबूर हो जाती है। सूरजपुर पर्यटन क्षेत्र कुमेली वाटरफॉल में ठंड के मौसम में अब पिकनिक के लिए पर्यटक का आवागमन चालू हो चुका है। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के द्वारा सूरजपुर जिले के पर्यटन क्षेत्र कुमेली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कुमेली वाटरफॉल सूरजपुर जिले का उभरता हुआ पर्यटन क्षेत्र है।
लोगों का आवागमन अब पर्यटन क्षेत्र में बढ़ने लगा है। लगातार लोग अब कुमेली वाटरफॉल के बारे में जानने लगे हैं। पर्यटन के लिए लोगों के मन में बढ़ते विचार और उत्साह के बीच यही विभिन्न क्षेत्रों से आए पर्यटक की मांग है कि कुमेली वाटरफॉल में सुरक्षा को बढ़ाया जाए। बीते 2 सालों में वाटरफॉल में बैरिकेड न होने की वजह से 8 से 10 लोगों को वाटरफॉल में गिरने से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बढ़ते पर्यटक को देखते हुए यहां प्रसाधन के लिए टॉयलेट और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अच्छे रेस्ट हाउस और उचित मूल्य का दुकान होना चाहिए, क्योंकि लोगों को यहां आने के बाद ज़रूरत की चीज़ों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन को लेकर कोई कार्य किया गया है ऐसा कि सुरक्षा के लिए किया गया है या नहीं किया गया, आप बताएंगे एक बार यहाँ पे क्या कमी है? टाइम पास किया गया है, हाँ, बाकी अच्छे से होना चाहिए था। क्या चीज़ होना चाहिए था यहाँ पे अच्छे से? यहाँ जैसे कि पीने खाने का शीशी बोतल फोड़ देते हैं, वो सब चीज़ के लिए सुरक्षा होना चाहिए। जैसे पीते खाते हैं अपने इंजॉय के लिए, तो पीने खाने के बाद पूरा किनारे कर देना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और रेस्क्यू टीम यहाँ जरूरी है, रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन को होना जरूरी है। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई कार्य किया गया है या नहीं किया गया? नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ कुछ। मतलब यहाँ पहले कभी कोई ऐसा हादसा हुआ जिससे किसी मतलब यहाँ के लोगों को जान गंवाना पड़ा हो? हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। अपने सामने तो 2-3 जन का हो चुका है। तो हमारे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ पे कोई उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार नागपुर में है। विदर्भ समेत राज्य में नगर निगम और पंचायत चुनाव के नतीजे 21 दिसंबर तक टलने से आचार संहिता का असर इस शीतकालीन सत्र पर और सरकार की घोषणाओं पर भी पड़ेगा। चूंकि जल्द ही नगर निगम और जिला परिषद के चुनाव होने हैं, इसलिए शीतकालीन सत्र का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। ये सेशन दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बिना होगा। इस सेशन में 18 विधेयक पेश किए जाएंगे। सप्तश्रृंगी गढ़ माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की इनोवा कार रविवार को घाट रोड पर बावरी झरने के पास हादसे का शिकार हो गई। ओवरटेक करते समय कार बेकाबू होकर करीब 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में पटेल परिवार के 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक पिंपल गांव बसंत के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पुलिस, सप्तश्रृंगी गढ़ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और ग्राम पंचायत के सदस्य मौके पर पहुंचे। कार लगभग 600 फीट गहरी खाई में गिरी होने के कारण शवों को निकालने में भारी मुश्किलें आईं। नासिक से विशेष बचाव दल को बुलाया गया। स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोड़ पर खराब सड़क और सुरक्षा व्यवस्थाओं को कमी के कारण ये दुर्घटना हुई है। पालघर जिले में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा होने की वाली बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। कासा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाई गई एक महिला के साथ वहीं के एक पुलिस हवलदार द्वारा बलात्कार किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता को एक शिकायत की जांच के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन आरोप है कि उसे पुलिस कॉलोनी के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। इस मामले में दहानू पुलिस थाने में 0 FIR दर्ज की गई है। आरोपी हवलदार शरद बोगाड़े के खिलाफ बलात्कार सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की गहन जांच जारी है। पिछले कई हफ्तों से पुणे जिले में तेंदुओं की हलचल से लोगों में डर का माहौल है। हाल ही में जुन्नर तालुका के गुंजलवाड़ी इलाके से सामने आए एक CCTV वीडियो ने एक बार फिर लोगों को हिला कर रख दिया है। हालांकि इस बार लोगों का ध्यान एक अलग तरह से डर की तरफ गया है। जुन्नर में 3 कुत्तों ने मिलकर एक तेंदुए को भगाया है। इस घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। ये घटना शनिवार 6 दिसंबर को सुबह करीब 1:30 बजे हुई। तेंदुआ गुंजलवाड़ी में किसान अशोक दारकेकर के बंगले के मेन गेट पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वह शिकार के मकसद से इलाके का मुआयना करते हुए घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अंदर मौजूद 3 कुत्तों ने तेंदुए की हरकतों को पहचान लिया और तुरंत जोर जोर से भौंकने लगे। CCTV में साफ दिख रहा है कि तेंदुआ सावधानी से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों की तेज आवाज उसे रोक देती है। तेंदुआ एक पल के लिए रुकता है और स्थिति का अंदाजा लगाता है, लेकिन जैसे ही तीनों कुत्ते एक साथ उस पर हमला करते हैं, वो डर जाता है और मुड़कर भाग जाता है।
अब बात करेंगे पंजाब के खबरों की। दरबार साहिब के पास हुए कार्यक्रम के दौरान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने शिरकत करते हुए कहा कि राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी पर गुरु साहिब की विशेष कृपा है। उन्होंने कहा कि जहां भी सेवा का मौका मिलता है, साहनी साहिब को आगे आने की ताकत और काबिलियत मिलती है, जो गुरु घर की मेहरबानी का प्रतीक है। संधवान ने कहा कि दरबार साहिब सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए शांति, भाईचारे, सच्चाई, हक और इंसाफ का प्रतीक है। यहाँ हर श्रद्धालु को जगह मिलती है और निराश इंसान को उम्मीद मिलती है। ऐसे पवित्र स्थान की साफ सफाई और सही सेवा बहुत ज़रूरी है, जो आज एक मजबूत सिस्टम के तौर पर स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि साहनी साहिब नगर निगम, एमएलए साहब और मेयर साहब के मिलकर किए गए प्रयासों से एक मॉडर्न सिस्टम तैयार किया गया है। इसके तहत ऑटोमेटिक सफाई मशीनें लगातार काम करेंगी, जिससे हेरिटेज स्ट्रीट और आसपास के इलाके साफ सुथरे रहेंगे। राज्यसभा मेंबर विक्रमजीत सिंह साहनी अमृतसर की मशहूर हेरिटेज स्ट्रीट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और हेरिटेज स्ट्रीट के रेनोवेशन और सुधार के कामों के बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दरबार साहिब अमृतसर जाने वाली ये हेरिटेज स्ट्रीट 3 साल पहले लगन और श्रद्धा के साथ तैयार की गई थी, लेकिन समय के साथ मेंटेनेंस की कमी के कारण इसकी खूबसूरती पर असर पड़ रहा था। साहनी ने कहा कि अब पूरी हेरिटेज स्ट्रीट को फिर से पेंट, पॉलिश और इनेमल किया गया है और फ्लोर टाइल्स को भी पूरी तरह से पॉलिश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि भक्तों को रूहानी अनुभव देना भी है, ताकि जब कोई भी भक्त दरबार साहिब की ओर कदम बढ़ाए तो उसे महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने का एहसास हो। उन्होंने आगे बताया कि सफाई के लिए बड़ी ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं और आज 6 गोल्फ कोर्ट भी दी गई हैं, जिन्हें भूरी वाले बाबा जी के कार सेवा वाले चलाएंगे। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए करीब 200 पेड़ भी लगाए गए हैं। हर पोल पर स्पीकर और इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, जबकि बड़ी स्क्रीन के जरिए भक्तों को जानकारी दी जा रही है। साहनी ने कहा कि दुकानदारों ने भी पूरा सहयोग दिया है और फुटपाथ साफ करके पूरा माहौल आध्यात्मिक बना दिया गया है। उन्होंने एसजीपीसी, नगर निगम, पंजाब टूरिज्म और खासकर धामी साहिब का धन्यवाद किया और कहा कि भविष्य में यही सेवा भूरी वाले संत महात्मा कार सेवा वाले द्वारा किया जाएगी। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।